नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की नई परिभाषा को लेकर लोगों में भारी रोष है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या वाकई बड़े पैमाने पे माइनिंग के लिए ये सब हो रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो नई परिभाषा को लेकर ये जो पूरा विवाद है, ये वाकई चिंता जायज़ है या आप कह रहे हैं कि ये भ्रम है? ये भ्रम है। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल माइनिंग पर्पस और उसमें भी इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए एक पिटीशन की सुनवाई करी। अरावली में बहुत सारी जगह पे पहाड़ों में भी खनन हो रहा है। इवन जो पहाड़ों में खनन हो रहा है उसमें ये उन्होंने हमारे सेक्रेटरी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंटर एम्पावर्ड कमेटी और चारों राज्यों को कहा कि आपकी एक समान परिभाषा होनी चाहिए। और एक समान परिभाषा में जो कमेटी ने परिभाषा प्रस्तुत करी उसमें उन्होंने कहा कि जो 100 मीटर को लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न है, 100 मीटर का अर्थ केवल ऊंचाई नहीं है। जैसे किसी जगह पे 100 मीटर जो हाइट्स है, उसके बाद जब पहाड़ जो नीचे आता है तो जहाँ उसका अंतिम धरातल होगा, तो अंतिम धरातल एकदम 100 मीटर के नीचे तो होगा नहीं, वो तो इस तरीके से फैलेगा। फैलने में जहाँ तक वो जाएगा अंतिम, वो सारा एक पर्वत क्षेत्र है। और ऐसे अगर 200 मीटर के पहाड़ हैं, उनके बीच में अगर 500 मीटर तक, आधा किलोमीटर तक जितनी भी जगह है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें तो 90% वैसे ही कवर हो जाता है। बट ये यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? इंटेंट क्या था इसके पीछे? इसके पीछे इंटेंट ये था कि कांग्रेस के समय की ये पिटीशन है जिस समय बहुत इलीगल माइनिंग हो रही थी। इवन अरावली में अभी जो 1100 माइनिंग लीज है उसमें एक जानकारी के हिसाब से 700 तो अशोक गहलोत जी के समय में दी गई है, लेकिन उसके अलावा इलीगल माइनिंग भी होती थी। तो इलीगल माइनिंग होती थी तो ये पहाड़ी क्षेत्र है या नहीं है, पहाड़ के एरिया में पड़ता है या नहीं पड़ता है। अरावली पहाड़ जो एक पूरी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसके अंतर्गत नगर है, वन है, सब कुछ है, उसमें एक समान परिभाषा चारों राज्य एडॉप्ट करें। हरियाणा में जो एडॉप्टेशन था उनका वो था कि चट्टान की उम्र कितनी पुरानी है, उसके आधार पे था। गुजरात की कोई परिभाषा नहीं थी, राजस्थान की एक परिभाषा थी और दिल्ली में माइनिंग होती नहीं है। पर फिर भी उन्होंने कहा कि चारों राज्यों में एक समरूप जो है व्याख्या होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट करी, इट्स कमेटी अपॉइंटेड बाय कोर्ट, और रिपोर्ट भी कोर्ट ने उसके आधार पर दी। पर कोर्ट ने परिभाषा नहीं करी, कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उसमें पहला डायरेक्शन तो ये है कि अरावली में जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं, जैसे 4 टाइगर कॉरिडोर हैं, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इको सेंसिटिव जोन है, वो पूरा एरिया, उसमें अगर ज़मीन है कुछ भी है, उसका 1 किलोमीटर तक का एरिया वो पूरी तरीके से माइनिंग के लिए बैन है। दूसरा, दिल्ली में गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह में माइनिंग पूरी बैन है, ये एक बड़ा प्रतिशत हो गया। तीसरा, जहाँ पे वाटर रिजर्व का एरिया है, जहाँ से वाटर रिजर्व की संभावनाएं हैं, वो बैन है। फिर डार्क जोन बैन है। फिर अरावली में रामसर साइट्स हैं। हमारी सरकार के समय में 24 से 94 रामसर साइट्स हुई। और अरावली के अंदर कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे अलवर में सिलीसेड है, दिल्ली में असोला भाटी है, हरियाणा में सुल्तानपुर है और उदयपुर अपने आप में लेक सिटी है। ये जो रामसर साइट्स है, इसके 500 मीटर दूरी तक माइनिंग बैन है। तो एक बड़ा एरिया उन्होंने बैन करा है। बचे हुए क्षेत्र में भी उन्होंने कहा है कि माइनिंग सस्टेनेबिलिटी के आधार पे हो, उससे पहले उसका रेस्टोरेशन का प्लान हो। और इसके बाद भी अरावली में 37 ज़िले आते हैं। जब तक ज़िले का एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान नहीं बनेगा, मतलब ज़िले में स्थित जितनी भी भू आकृतियाँ, उसका एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान नहीं बनेगा। आप कह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनेगा? पूरा अरावली का डिस्ट्रिक्ट वाइज साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनेगा। ये कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसमें नुकसान का है। बट सर, एक जो बात आ रही है कि जो ये 100 मीटर की परिभाषा गढ़ी गई है, ये बात कही जा रही है कि ज़्यादातर इलाका नियर अबाउट, अगर राजस्थान की बात करें, 90-91% एरिया तो इसमें आ जाएगा।
किस में? तो ये माइनिंग एरिया में तो नहीं, ये जो माइनिंग एरिया सर हमारे पास कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी है इसकी? माइनिंग एरिया में नहीं आ सकता, क्योंकि माइनिंग एरिया में ऐसा नहीं है। राजस्थान में पूरे अरावली क्षेत्र में ही 60% तो एग्रीकल्चर लैंड है, पहाड़ है नहीं है 60%, और लगभग 20% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, उसमें इंक्लूडिंग पहाड़ भी शामिल है। और अरावली का लगभग 7-8% तो लोग बसे हुए हैं, वो तो इस प्लान जोन में आ ही नहीं सकता है। तो 90% एरिया तो अरावली का वैसे ही बाहर हो जाता है। और अभी भी जो माइनिंग होती है, मतलब हम भी कहते थे 1.9% है, आज तो वही 68,000 अपने ट्वीट में फैला के बता रहे हैं, तो वो भी मान रहे हैं, सब लोग विरोधी भी मान रहे हैं कि माइनिंग ही 0.19% में होती है वहाँ पर। दैट इज 768 भाई, इतना ही अलाउ है जो अभी भी 270 स्क्वायर किलोमीटर में 0.19% में ही है। और फ्यूचर तो होने के लिए और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आ गई है। बट ये है कि ये सारी कशमकश, क्या माइनिंग ज़रूरी है वहाँ पर? ये कई पर्यावरण कह दें कि ऐसा है कि काम नहीं चल सकता वहाँ पर, फिर बिकॉज इसके इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनका। तो लोगों के घरों में संगमरमर पत्थर कहाँ से लगता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में? अरावली में आज हमारी तांबे की माइंस है, तो क्या तांबा ज़रूरी नहीं है देश के लिए? यूरेनियम की माइंस हो सकती हैं, तो क्या कुछ नहीं करना है, सबको बैठना है? और वो भी 0.19%। ये तो, और उसमें भी उन्होंने पूरे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन करे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान करा है, ICFRE की अनुमति करी है। मेन झगड़ा इलीगल माइनिंग का है। कोर्ट के निर्णय से इलीगल माइनिंग जो है, क्योंकि जगह चिन्हित हो गई ना, तो इलीगल माइनिंग बैन होने में और मदद मिलेगी। अभी तो एक लंबा वक्त इसकी मैपिंग पे लगेगा, पूरा असेसमेंट करने में लगेगा। तो पूरे सारे डेटा वगैरह जो हैं उसको एनालिसिस करके ICFRE इसको रिपोर्ट देगी। और इसलिए ये एक साइंटिफिक तरीके से कोर्ट ने, जो अभी उन्होंने सारंडा के जंगलों में झारखंड में जो ICFRE से कराई थी, उसी तर्ज पे निर्देश दिया है। एक और जो टेक्निकल पॉइंट है, मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि अरावली पहाड़ियों में 100 मीटर और 500 मीटर को लेकर 2 प्रावधान है, यानी 2 के बीच जो 500 मीटर का है वो इंक्लूड होगा। अगर आप 100 मीटर में माने, वो 100 मीटर के दायरे में आएगा या वो अलग होगा? वो आएगा। माइनिंग सब जगह बैन है। इसमें पर्वत श्रृंखला की तो पहचान की जाएगी, लेकिन माइनिंग जब तक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान और ICFRE की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक हो ही नहीं सकती। और ये जाएगी CEC के पास ही, जितने भी प्लान्स आएंगे? हाँ, जिसको भी आवश्यकता है वो तो कोर्ट कभी भी एग्जामिन कर सकता है। बट सर, CEC में कंसेंसस था इसको लेके? वो तो रिपोर्ट है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी, वो तो उनकी रिपोर्ट है, वो पार्ट ऑफ रिपोर्ट है। ये कोई मिनिस्ट्री के एफिडेविट पे रिपोर्ट नहीं गई है। ये कोर्ट ने जो कमेटी अपॉइंट करी है, जिसमें हमारे सेक्रेटरी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हैं, जिसमें FSI मेंबर है, जिसमें CEC मेंबर हैं, CEC के रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें क्या कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर और चारों राज्यों के प्रतिनिधि मेंबर हैं। हम तो नोडल मिनिस्ट्री के नाते उस कमेटी में एक कन्वीनर के नाते थे, लेकिन सब लोग इसके पार्ट हैं। और जो एमिकस क्यूरी थे वो इसमें शामिल थे सर? वो इसको आर्ग्यू करते हैं। आज भी ये सुनने में आ रहा था, आज भी ये कहा जा रहा था कि जो एमिकस क्यूरी थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। भाई, सबका आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने रखा है, तो फाइनल डिसीजन तो कोर्ट का है। ये कोई मंत्रालय का डिसीजन थोड़ी है। कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट के डायरेक्शन है। अब कोई भी मुकदमा होता है तो उसमें तो कोर्ट के सामने सारा विषय होता है। बट सर, हम जहाँ तक डेजर्टिफिकेशन की बात है, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधे हुए हैं, और जो एक विंड बैरियर की हम बात करें, उसके लिए भी मिनिमम 20 मीटर्स की ऊंचाई चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम 100 मीटर को इस पर कर लेंगे तो क्या वो विंड बैरियर जो है वो कमजोर नहीं पड़ेगा हमारा? नहीं, सबसे पहले कोर्ट का पैरा नंबर 2 और 3 में यही बात की गई है, और 4th में उन्होंने ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, और उन्होंने ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट में सरकार के काम की प्रशंसा की है। नॉर्मली कोर्ट के जजमेंट में इसका विरोध आता है, लेकिन ग्रीन अरावली में प्रशंसा करी है। और ये पूरे दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ नहीं है। गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह में कोई भी माइनिंग अलाउ नहीं है। इलीगल माइनिंग पे पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए, और अरावली के 90% इलाके में तो इस जजमेंट के बाद हो ही नहीं सकती है। और अभी भी 0.19 में ये लीगल का विषय नहीं है, ये इलीगल माइनिंग को रोकने का विषय है। सर, आपके जो पूर्व और हमारा जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है वो इसी का ही है। सर, आपके जो पूर्व पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश, तो उनका बयान ये है, और अखिलेश यादव का ये बयान है, ये अरावली को बचाने की नहीं, ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
हम ना तो अरावली को किसी को बेचने जा रहे हैं, ना अरावली किसी को दी जा रही है। अरावली का तो पूरी तरीके से संरक्षण है, कैसे बेच सकते हैं आप? अब तो बल्कि वहाँ जो माइनिंग होएगी उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान जो इनके समय में नहीं बना वो बनेगा। तो सर एक और बात मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी असेसमेंट आप कैसे करेंगे? मतलब ये कि आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसका मैपिंग करेगा, वो तो किस तरह से आप निर्धारित करेंगे कि वो ये तो 100 मीटर उन्होंने है? आईसीएफआर को पूरा दिया है। आईसीएफआर फॉरेस्ट रिसर्च का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप तो खुद उत्तराखंड के हो, वो इंडिया का प्राइम इंस्टीट्यूट है, वही लोग करेंगे। ये तो साइंस बेस ही होगा, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई पॉलिसी इंटरवेंशन। तो ये जो पूरा माहौल बन गया कि साहब ये जो कांग्रेस जो ये माफिया है, ये जो बिल्डर लॉबी है, ये माइनिंग लॉबी है, इसके प्रेशर में आके ये सब किया गया है। कोई माइनिंग और बिल्डर लॉबी इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। ये सीधी कोर्ट की अपॉइंट की हुई कमेटी है और कोर्ट के डायरेक्शन पे सब चीज़ों पे बैन लगेगा, किसी को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। बिकॉज सर अभी आपका मंत्रालय केवल वन और पर्यावरण ही रह गया ना, उसके साथ अपना जलवायु परिवर्तन भी जुड़ गया। तो अरावली में अगर उस लेवल पे किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाती है, वो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से भी नुकसानदेह होगा। सारा बैन तो हो गया है, अब छेड़छाड़ कहे तो कंप्लीट बैन है इसके बाद। तो ओके, आप कह रहे हैं इसके बाद कंप्लीट बैन है? कंप्लीट बैन मतलब जो माइनिंग चल रही है वो कोर्ट ने अलाउ करी है, नई माइनिंग लीज को उन्होंने मना किया है, और नई माइनिंग लीज से पहले भी उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान और आईसीएफआर की स्टडी अनिवार्य की है। भूपेन जी, एक रिकॉर्ड जो ना हमारे देश का मैं कहूँगा उसमें थोड़ा हम लोग खराब है, वो है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं भाई साइंटिफिक प्लान आएंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो करेंगे, बट इंश्योर कैसे करेंगे कि भाई जो काम दिया जा रहा है वो उसी के दायरे में हो? ये तो सभी सरकारों की जिम्मेदारी है, इसको प्रतिबद्धता से लागू करें। जैसे न्यूज़ चैनल की जिम्मेदारी है कि सही खबरें चलाएं। नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, आप चाह रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, आपके हाँ लिए तो हम कर रहे हैं। आपका रोल क्या रहेगा? जैसे आपका चैनल सही खबर चला रहा है, ऐसे हम सही तरीके से बट सर काम कर रहे आपकी हैं। मिनिस्ट्री का रोल क्या रहेगा? हमारी मिनिस्ट्री इसके लिए जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, इसके लिए जो नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च जो है वो हमारी मिनिस्ट्री पूरा सपोर्ट कर रही है सभी स्टेट्स को। सर एक जो दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पॉल्यूशन का, और पॉल्यूशन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी दे रहा है, शारीरिक नुकसान भी दे रहा है। कल एलजी साहब ने केजरीवाल साहब को चिट्ठी लिखी कि आपने 11 साढ़े 11 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। तो आपको लगता है कि ये समय अब ब्लेम गेम का नहीं है, ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है, ताकि लोगों को साफ सुथरी सांस लेने का मौका मिला आने वाले समय में? नहीं, अब तो जहाँ तक सरकारों का सवाल है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली, चूँकि ये सारा एनसीआर क्षेत्र आ रहा है, और जो कॉरपोरेशन के विषय हैं यहाँ पे जो हमने अथॉरिटी बनाई है CAQM, वो एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया है, और CAQM ने गाइडलाइन भी शुरू करी है। और जो हमारे प्रदूषण के जो अनेक मानव जनित कारण हैं, चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे इंडस्ट्री पोल्यूशन हो, चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट का विषय हो, और चाहे बायोमास के विषय हो, चाहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हो, सबको लेकर के एक 1 ईयर का पूरा प्रोग्राम भी बनाया। और मैंने अपने पहले के कार्यक्रम में भी बताया है कि सभी दिल्ली के आसपास की कॉरपोरेशंस ने आगामी 1 साल का पूरा एक अपनी कार्यक्रम और रूपरेखा तैयार करी है, और मुझे लगता है कि उसके बेस पे इसमें बहुत सुधार आ भी रहे हैं और जल्दी और भी सुधार। बट सर सारे में तो अब आप ही की स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब आप ही हैं, तो कोऑर्डिनेशन में तो कोई दिक्कत ही है? नहीं, देखा था सारी, मैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैं देख रहा था सारे कारण बताए गए हैं कि डस्ट कितना परसेंटेज है, व्हीकल्स कितना परसेंटेज है, कंस्ट्रक्शन कितना परसेंटेज है। आपने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। आप मेरे पिछले 1 महीने के जितने भी ये जो मीटिंग्स हुई हैं, जिसको हमने संचालन किया है, उसमें सबके एक्शन प्लान भी दिए गए हैं। चाहे गाजियाबाद कॉरपोरेशन का एक्शन प्लान हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी का एक्शन प्लान हो, चाहे MCD का एक्शन प्लान हो, चाहे NDMC का एक्शन प्लान हो, चाहे गुड़गांव और फरीदाबाद का एक्शन प्लान हो, सारे एक्शन प्लान वहाँ पे दिए गए हैं जो आगामी 1 वर्ष में करने का सब लोगों ने लक्ष्य तय किया है। बट आपको आपका अपना असेसमेंट, या आपने जो एक्सपर्ट के साथ बात की है, क्या दिल्ली और NCR के लोगों को आप भरोसा दे सकते हैं कि साहब मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से शुरुआत की गई है और जिस तरीके से कार्य अब एक समन्वित रूप से किया जा रहा है, अगले वर्ष उसके परिणाम अच्छे आने चाहिए। सर मैं स्टैंडिंग कमेटी के अगेन एग्जांपल लूँगा, उन्होंने बीजिंग का एग्जांपल लिया, उन्होंने लंदन का एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया बताओ? कि वहाँ पर पोल्यूशन था, उन्होंने कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया? वही वो कह रहे हैं कि जब वहाँ कंट्रोल हो सकता है, कैसे, उन्होंने क्या मेजर्स लिए? वो हाँ, जैसे उन्होंने पहला मेजर से लिया कि क्लीन फ्यूल होना चाहिए। लंदन में जो समस्या थी
वहाँ पे चारों तरफ उनका थर्मल था। हम लोगों ने क्लीन फ्यूल की दृष्टि से पेट्रोल को BS4 BS6 पे लेके गए मॉडल को, इंडस्ट्री को PNG पे लेके गए। आप समझे। दूसरा डस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। डस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने मैकेनिकल स्वीपिंग पे कराने के लिए सबको प्रेरित किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। जो 11 साल में कल LG साहब ने लेटर लिखा है, जो ये कचरे के पहाड़ खड़े हो गए, इनके डिस्पोजल करने का काम किया। तो जितने भी मेजर्स लेने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मौसम और मानव जनित उत्सर्जन, इन दोनों के तालमेल से ही तो पोल्यूशन होता है। तो जो ग्रैब किया जाता है वो ये है कि CAQM भारतीय मौसम विज्ञान के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, और भारतीय मौसम विज्ञान के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही ये ग्रैब को लगाते हैं। तो जिसको कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, उनको भी पूरी तरीके से पालन किया जाता है और उसको पूरी तरीके से सख्ती से इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। सर, बिकॉज आप बैठे और पॉलिटिकल चर्चा ना हो कैसे होगा। पश्चिम बंगाल के आप प्रभारी हैं, तो बिहार में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। पश्चिम बंगाल को लेके आप लोगों की क्या अपेक्षा है? पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग पूरी तरीके से ममता बनर्जी के कुशासन से परेशान हो चुके हैं। अभी आपने कुछ ही दिनों पहले देखा होगा कि फुटबॉल प्लेयर मेसी आए थे, उसमें जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति दिखी, वो अराजकता सर्वत्र पश्चिम बंगाल में व्याप्त है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बल्कि आज ही या कल के में किसी को सजा भी अभी हुई है। और लगातार विद्यार्थियों के जो परीक्षा हैं उनको लेकर के, उनके जो एग्ज़ामिनेशन और सर्विस के विषय हैं, उनके घोटालों को लेकर के नौजवान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। कलकत्ता जैसे महानगर में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं हो पा रहा है। भयंकर भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, टोलाबाज है, लोग इनसे परेशान हैं। और इस बार पश्चिम बंगाल में अच्छी गवर्नेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से सरकार बनी। बट ममता बनर्जी तो SIR से परेशान है। वो कह रही कि देखिए अभी तक 58 लाख लोगों का नाम इन्होंने काट दिया है करके। नहीं, तो जो इन्होंने SIR को हथियार बना लिया चुनाव जीतने का। गलत नाम और फर्जी नाम है वो तो कटेंगे ही, उसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए। पूरा प्रोविज़न है, सरकारी प्रोविज़न से काम हो रहा है, और चुनाव आयोग निष्पक्षता से वहाँ काम कर रहा है। आपको क्यों लगता है कि आप इस बार सरकार बना लेंगे? क्योंकि बंगाल के लोग बेहतर सरकार चाहते हैं, अच्छी सरकार चाहते हैं। भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो अरावली पर्वत और अरावली श्रृंखलाओं में जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जो नई परिभाषा तय की गई है, भूपेंद्र जी का कहना है कि दरअसल वो अरावली के संरक्षण के लिए किया गया है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि साहब वहां पर इल्लीगल माइनिंग के रास्ते खोल दिए जाएंगे, ये सरासर गलत है। बहुत धन्यवाद हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए।